नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय सोनवनी। मैं काफ़ी वर्षों से बताते जा रहा हूं कि किस तरह किस कदर ये अभी की जो सरकार है वो एक ढंग से लोगों के ऊपर एक गलत इतिहास थोपने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए, आईआईटी खड़गपुर जो ज्ञान विज्ञान की निर्मिति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी, वहाँ अब क्या हो रहा है कि इस कदर भारत का इतिहास वैदिक ढंग से, वेदों के ढंग से हम पर थोपा जा रहा है। उसमें कोई असलियत होती थी तो कोई बात नहीं थी, मगर इन लोगों ने ठान ली है कि किसी भी हालात में ये प्रचार प्रसार करना कि वैदिक लोग भारत के ही थे, वो बाहर से आए नहीं। और दूसरी बात ये कि जो भारत में जो भी कुछ पैदाइश हुई है, वो भले ज्ञान की हो, विज्ञान की हो, अन्य ज्ञान शाखाओं की हो, वो सिर्फ वैदिक धर्मीय लोगों ने की हो। आईआईटी खड़गपुर जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान की सीख देने के बजाय वो हमें गुमराह तो कर ही रहा है, और वो आने वाली जो पुश्तें हैं उनके दिमाग में एक गलत ढंग के कीड़े डाल रही है। आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया है, अभी कल की भारत की जो सारे आईआईटी संस्थान है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, उसमें यही सीख फैलाई जाएगी और हमारी पीढ़ियाँ दुबली पतली की जाएगी, रोगी की जाएगी मानसिक रूप से, क्योंकि उनके ऊपर गलत इतिहास थोपा जाएगा जो वर्चस्ववाद का होगा, जो गलत ढंग का होगा, जिसका इतिहास से, असलियत से, वास्तवता से कोई संबंध नहीं रहेगा। दोस्तों, ये आईआईटी खड़गपुर ने कैलेंडर पब्लिश किया है, अ कैलेंडर फॉर द ईयर 2022, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। ये कैलेंडर स्वाभाविक अगले साल के लिए है, और इन्होंने 12 महीनों के लिए हर महीने को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इसी ढंग से दी गई है कि जिससे वैदिक महात्म्य, वेदों की महत्ता प्रस्थापित हो, और भारत की पूरी संस्कृति वेदों के आधार पर ही कैसी है। वैदिकों ने उतने पुराने जमाने में विज्ञान का, गणित का अनुसंधान कैसे किया था, वास्तुशास्त्र का कैसे अनुसंधान किया था, इसकी एक गलत ढंग की पेशकश उनकी ओर से हो रही है। ये 12 महीने कैलेंडर है, और इसमें 12 ढंग से इन्होंने वैदिक वर्चस्व को थोपने की कोशिश की है। देखिए, मैं वापिस कहूंगा, असलियत अगर कोई होती तो मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर असलियत क्या है? उन्होंने अपने प्रियम्बल में वो कैलेंडर के 12 महीने का तो विश्लेषण करने में थोड़ा मुझे भी वक्त लगेगा, क्योंकि और आपको भी सुनने में वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ घंटे जाएंगे। मगर हर मुद्दे का प्रतिरोध सबूतों के बिना पर करना अत्यावश्यक है, जरूरी है, और हर हिंदुस्तानी ने उसे समझ देना जरूरी है। नहीं तो हम बेवकूफी की तरह इनकी साजिश के बली हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा है प्रियम्बल में, वास्तविक है कैलेंडर का, वास्तविक में किसी कैलेंडर का
प्रास्ताविक नहीं होता, प्रेम्बल नहीं होती, मगर उन्होंने जानबूझकर दी है। स्वस्तिक का चित्र पहले डाला है और उन्होंने क्या कहा है उसमें, जो भारत की, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है नसीब, उन्होंने संस्कृत में लिखा, जो मानते हैं कि संस्कृत ही दुनिया की आद्य भाषा है और संस्कृत से ही दुनिया की सारी भाषाएं पैदा हुई है, मगर वो छोड़ो, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। जिस संस्कृति का वे विद्वेष करते हैं, जो यूरोपियन संस्कृति का विद्वेष करते हैं, उनकी भाषा का उपयोग किया है, क्योंकि आज की जनता को अपनी मातृभाषा के अलावा अगर कोई भाषा समझ में आती है तो अंग्रेजी, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। क्यों कहते हैं कि भारत के इतिहास की जो काल रचना हुई है, कब क्या हुआ उसकी रचना हुई है, वो गलत है, प्रश्नांकित है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। मगर आज तक के जो साहित्य है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक टेक्स्ट है, जो मुखोद्गत रखे जाते थे, ध्यान में रखिए, मुखोद्गत रखे जाते थे, उसका कोई, इन्होंने जो आधुनिक इतिहासकार है, इन्होंने कुछ उसके बारे में सोचा नहीं है। और उन्होंने आगे कहा है कि जो वैदिक श्रुतिज है, जो मुखोद्गत रखी जाती थी और बाद में लिखी गई 14वीं सदी में, और पुराणों का जो साहित्य है, वो जो है उसका ख्याल भी यूरोपियन पाश्चिमात्य विद्वानों ने नहीं रखा, और वेदों का काल एक ईसा पूर्व 2000 तय कर दिया, क्योंकि उन्हें जो आर्य आक्रमणवाद था या आर्य स्थलांतरवाद था, उसको एक प्रतिष्ठा देनी थी और उसके साथ एक काल गणना मैच करनी थी, जुड़ाने की थी। और उन्होंने आगे ये आरोप किया है कि डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए ब्रिटिशों ने, जो भारत पर राज कर रहे थे तब, उन्होंने उसका भरसक उपयोग किया। और भारत के जो ज्योतिर्विज्ञान और जो विश्व विज्ञान के जो सिद्धांत थे, उनको उन्होंने खारिज कर दिया और अपनी रचना का प्रचार किया और वेदों का गलत अर्थ प्रस्थापित किया। मैं आज इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा। ये प्रियम्बल की बात है, बाकी हर महीने की जो उनकी बातें हैं, मैं हर बात के ऊपर हो सके तो रोज, नहीं तो 2-4 दिन में एक बार जरूर बात करूंगा। तो इनका कहना क्या है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज रॉन्ग। इफ आर्यन थ्योरी इज रॉन्ग, देन व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्यंस? सीधी बात है। आपने आर्यन या आर्य शब्द की कभी व्याख्या करने की कोशिश की? मनुस्मृति में आर्य और अनार्य शब्द क्यों आते हैं? वेदों में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? अगर आर्य शब्द ही आपको आज चुभ रहा है और आप आज भी आर्य शब्द का भरसक इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप उसके ऊपर किताबें लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, कैलेंडर निकाल रहे हैं, तो ये आर्य और अनार्य ये शब्द हजारों सालों से वैदिक साहित्य में क्यों मिलता है? आप या तो वेदों को झुठलाओ, कहो कि जो वैदिक ऋषि थे वो बेवकूफ थे, उन्होंने आर्य और अनार्य शब्द का, संज्ञा का इस्तेमाल किया, मगर आप वो करने को तैयार नहीं है। आज भी आपकी वो इच्छा नहीं है। मगर आप यूरोपियन स्कॉलर्स को
झुठला रहे हो। मैं ये मानता हूं कि आर्य नाम का कोई वंश था नहीं। आर्य नाम का अर्थ कुछ अलग ही होता था। समय समय पर वो बदलता गया। ये आर्य नाम का कोई समाज भी नहीं था, मगर जो वैदिक धर्म के द्विज थे उन्हें ही आर्य कहा जाता था। जैसे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, उन्हें ही आर्य कहा जाता था, और अनार्य लोगों को शूद्र कहा जाता था। सीधी सी बात है। फिर आप सारे के सारे आर्य बाहर से आए, किसी एक वंश के थे, किसी एक भाषा बोलने वाले थे। ये मैं मानता नहीं हूं। उसके ऊपर मैंने किताब लिखी है, ओरिजिन्स ऑफ द वैदिक रिलीजन एंड इंडस गंगा सिविलाइजेशन। ये गिने चुने मुट्ठी भर लोग भारत आए, वैदिक लोग अफगानिस्तान से, दक्षिण अफगानिस्तान से, और उन्होंने यहाँ आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जो उनके धर्म में गए, उन्होंने उनके धर्म की लायक जो संज्ञाएं थी, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये संज्ञाएं उन्हें दे दी। और जो भी वैदिक नहीं थे, जो दूसरे धर्म के थे, जो दूसरी धर्म परंपराओं का पालन करते थे, उन्हें शूद्र नाम दे दिया। जबकि शूद्र नाम की एक टोली सिंध प्रांत में थी। पहला आश्रय इन्हें शूद्र टोली ने दिया, और उन्हें लगा कि भारत में सारे शूद्र ही रहते, इसलिए उन्होंने जो वैदिक नहीं है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं है, उन्हें शूद्र कहा। ये इतिहास है, और इसके सारे सबूत उपलब्ध है, वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध है। मगर ये वैदिक लोग आज भी उनके ही पुरखों ने लिखे हुए सबूतों को नजरअंदाज कर देते हैं, और सारी दुनिया के सामने झूठ के ऊपर झूठ रखते जाते हैं। तो आर्यन इन्वेजन थियरी डेफिनेटली वाज रॉन्ग। यूरोपियन लोगों की, उनके भी एक वर्चस्ववाद की, एक दुनिया की सबसे भारी गलती थी, और एक गलती का परिणाम इन आर्यों को, तथाकथित आर्यों के ऊपर इतना ज्यादा है कि वो खुद को उसी लेवल के, एक ऊंचे दर्जे के, ऊंचे ओहदे के समाज कहलाते हैं। दूसरी बात, ये कब हुआ? ईसा पूर्व 1500 साल पहले हुआ, ऐसा मैक्स मुल्लर ने कहा था। मैं कहता हूं वो ईसा पूर्व 1000 से 1200 साल पहले की बात नहीं है। ये लोग भारत आए, इन्होंने विस्तार भारत में कैसे किया, यानी पश्चिम की पूर्व की तरफ कैसे किया, इसके सारे सबूत वैदिक साहित्य में ही मिलते हैं। उनको पूर्व पता ही नहीं थी, मालूम ही नहीं थी, क्योंकि वहां तक ये पहुंचे ही नहीं थे। इनके साहित्य में पहले सिंध प्रांत आता है, बाद में कुरु पांचाल प्रांत आता है, और उसके बाद नेपाल से लेकर, यानी विदेह कहते थे उसको, विदेह से लेकर मगध का प्रांत उसके बाद आता है। और उन्हें दक्षिण भारत में कौन सी जनजातियां रहती है, कौन रहते हैं, इसका तो पता ही नहीं था, लगभग ईसा के पहली सदी तक। ये पूरी क्रोनोलॉजी वैदिक साहित्य से साबित होती है। हमें किसी पाश्चात्य विद्वानों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य विद्वान तो गलत थे ही। बहुत ढेर सारी गलतियां उन्होंने कर ली। हिटलर उससे ही पैदा हुआ है, हम सब जानते हैं। वो बेवकूफ़ी थे, मगर ये कम बेवकूफ नहीं है। ये लोग कहते उनकी क्रोनोलॉजी गलत थी, तो फिर इन्होंने कहना चाहिए लोकमान्य तिलक सबसे बड़ा बेवकूफ था, क्योंकि उसने लिखा आर्टिक होमिन वेदास में कि आर्य आर्टिक प्रदेश से आए हैं। इन्होंने उसको सर पे चढ़ा लिया।
और आज के जो ये विद्वान आर्य आक्रमण थ्योरी को गलत ठहरा रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि लोकमान्य तिलक गलत थे। ऐसा क्यों कहना चाहिए? क्योंकि गलती उसकी भी है, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन सिद्धांतों को अपने सर आंखों पे बिठा लिया, उनकी गलती है। उसके बाद इनका कहना है कि वैदिक सिविलाइजेशन ये जो कही जाती है उससे ज्यादा पुरातन है। पुरातन है तो उसका सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। बिना सबूत किसी ने बात नहीं करनी चाहिए। इन्हें लगता है कि सिंधु संस्कृति यानी इंडस कल्चर ये वैदिकों की निर्मित थी, मान लिया। तो 3 बातें वेदों में क्यों नहीं आती? पहली बात, सिंधु संस्कृति की नगर रचना, उन्होंने बनाए नहाने के बड़े बड़े आर्टिफिशियल तालाब, और मुद्राएं जो लाखों की संख्या में मिले हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं आता? यहां तक कि जो धान जमा करने के लिए जो कोठार होते हैं, उसका भी उल्लेख वेदों में क्यों नहीं आता? तो इस चौथी बात यह है कि ऋग्वेद में योगा कहीं भी नहीं आता। तो फिर सिंधु संस्कृति में योगिक मुद्रा में बैठे हुए शिव की हो, पशुपति की हो मुद्राएं क्यों आती है? और जो भारत में प्राणी मिलते हैं जैसे हाथी हो, उसका भी जिक्र वेदों के अंतिम समय में जब वो भारत आए उसके बाद ही क्यों मिलता है? उससे पहले के जो प्राचीन पुरातन वेदों के भाग है उसमें, ऋग्वेद के भाग है उसमें क्यों नहीं आता? ये लोग इतने झूठे और मक्कार है कि इन्होंने आज ठान ली है किसी भी हालत में वैदिक सत्ता ये हिंदू लोगों के ऊपर या भारतीय समाज के ऊपर लादनी है, और ये लाद कर उनके ऊपर राज करना है, और ये राज करके उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म ढाने हैं। अभी दूसरी बात यह है कि डिवाइड एंड रूल की सही मायने में देखा तो पिछले 7 साल में जब से मोदी सरकार इस भारत में आई, तब से डिवाइड एंड रूल की शुरुआत हो गई है। ये बहुजन हिंदू हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, दलित हो, इतने पगला गए हैं कि वे इन बातों का समर्थन करते हैं, मगर उनको सही मायने में क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं है। आप देखिए, मैंने लिखा था, बोला भी था ये चैनल पर कि इन्होंने 12,000 साल की हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी है, और 2023 से वो अपने अध्ययन में आएगी, और एक कैलेंडर 2022 में आएगा, ध्यान में रखिए। और 2023 से हम वैदिक एंगल से, वैदिक चश्मे से लिखी गई हिस्ट्री पढ़ेंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे पोते पढ़ेंगे, हमारे नाते पढ़ेंगे। हमें शर्म नहीं आती, हम इस बात को देखते भी नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। आज इनका जो प्रियम्बल है उसका मैंने आधा भाग ही ले लिया, और उन्होंने बाद में ब्यौरा दिया है कि आगे हर पन्ने पर क्या क्या होगा। तो जो हर पन्ने पे होगा, हर पन्ने का विश्लेषण मैं हर वीडियो में करूंगा। आपके सामने जो भी ऐतिहासिक तथ्य है, सबूत उपलब्ध है, वो आपके सामने रखूंगा। आपको उसके ऊपर विचार करना होगा, सोचना होगा, और उसे अमल में लाना होगा। नहीं तो आप देख लीजिए, बुद्धि भ्रष्ट लोग, जैसे मैंने कहा था मराठी की वीडियो में, 19वीं सदी में पैदा हुए सारे विद्वानों पर ब्रिटिश
शिक्षा पद्धति का और उनके फलसफे का और उनके विचारों का प्रभाव था, और उसी के ऊपर उन्होंने अपने विचार बनाए। तो यही सीखकर जो आने वाली पीढ़ियों के, पुश्तों के जो विचारक होंगे, जो तज्ञ होंगे अलग अलग शाखाओं के, वो इसके ऊपर ही अपने अपने सिद्धांत रखेंगे। ये आईआईटी के जो लोग हैं आज के, ये देश के गद्दार है, ज्ञान के गद्दार है, विज्ञान के गद्दार है। उन्हें वैदिक संस्कृति का बड़ा आकर्षण है। किसी संस्कृति का आकर्षण रहना बुरी बात नहीं है, रहने दीजिए, मगर वो आपके पास रखो ना। आप लोगों के ऊपर थोपने के लिए अपने हाथों में जो संसाधन है उसका उपयोग करके वो क्यों रख रहे हो? मैं ऐसी बातों का, ऐसे गलत विकृत विचारों का निषेध करता हूं और करता रहूंगा। दोस्तों, इस श्रृंखला में जो भी वीडियो रहेंगे आगे आने वाले, जरूर देखिए। धन्यवाद।